अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अस्मा बानो। आप सुन रहे हैं नूर राजपूत के लिखे हुए नॉवल हिनावे का 10वां एपिसोड। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का दिल छू लेने वाला एपिसोड। हिनावे गायब दिमागी से राना हाउस वापस आई थी। लॉन्च में ही उसे घर के सारे अफराद नजर आ गए थे। आइए हिनावे राना, और मुबारकबाद दीजिए अपने दोस्तों को, दोनों पास हो गई हैं। उसे देखते ही ज़यान की शरारत फड़कती थी। मिनाल और हादी दोनों की 3rd ईयर में सप्ली थी, अब दोनों पास हो गई थी। हनावे को देखकर मिनाल खुशी खुशी उसकी जाने पड़ी थी। मुबारक हो, हनावे ने उसे गले लगाया था। खैर मुबारक, मिनाल खुश दिली से मुस्कुराई थी। हनावे ने हादी की तरफ देखा था। ज़यान उसे तंग कर रहा था। हादी ज़यान से छोटी थी लेकिन उससे कभी चैन नहीं लेने देता था। वो बिना कुछ सोचे समझे हादी की तरफ बढ़ी और फिर उसे भी गले लगा लिया था। हादी हैरान रह गई थी। फिर उसे मानूस सी खुशबू का एहसास हुआ तो उसकी आंखें नम हुई। कितना अरसा हो गया था उसे हनावे से दूर हुए। थैंक यू। हनावे के अलग होने पर हादी बमुश्किल बोल पाई थी और हनावे अस्पात में सर हिलाकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। हिजर के अल्फाज हथौड़े की मानद उसकी समात से टकरा रहे थे। सब ने उसे हैरानी से जाते देखा था। वो ऐसी तो नहीं थी। ऐसे मौकों पर तो वो खूब हल्ला गुल्ला करती थी। इसे क्या हुआ? ज़यान ने हैरानी से मिनाल से पूछा था। पता नहीं, वो कांधे उचका कर रह गई थी। आज मीर मुमताज आलम के गांव में पहली डिस्पेंसरी का आगाज था। हैदर और डॉक्टर सीरत मलिक दोनों मीर मुमताज आलम का इंतजार कर रहे थे। मीर मुमताज आलम को डिस्पेंसरी की इफ्तिताही तकरीब के लिए मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था। ये हैदर का ही काम था। उसने कैसे मीर मुमताज आलम को नाराज किए बगैर ये डिस्पेंसरी बनवाई थी। डॉक्टर सीरत मलिक उसकी जहानियत की कायल हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया एसी साहब, आपकी वजह से इस गांव में ये सहूलियत हो सकी है। शुक्रिया की बात नहीं डॉक्टर साहिबा, ये मेरी ड्यूटी है और मैं कोशिश करता हूँ कि अपना काम ईमानदारी से कर सकूँ, हैदर ने आम से लहजे में कहा था। और डॉक्टर सीरत उसे देख कर रह गई थी। उससे पहले वो कुछ कहती, मीर मुमताज आलम की गाड़ी धूल उड़ाती उनकी जाने बढ़ रही थी। ये अब आप पर है, आप कैसे मीर मुमताज को हैंडल करती हैं कि वो या उसके खानदान का कोई शख्स आपका काम में रुकावट न डाल सके। हैदर ने उसे ढके छुपे अल्फाजों में समझाया था और सीरत ने उसकी बात का मतलब समझकर कुछ सोचते हुए इस बात में सर हिला दिया। जानती हूँ, कभी कभी जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सीरत की बात सुनकर हैदर के लबों पर मुस्कुराहट उभरी थी। समझदार हैं आप, मुझे उम्मीद है संभाल लेंगी, हैदर ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा और फिर सड़क किनारे खड़ी मीर मुमताज आलम की गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जिससे मीर मुमताज उतरकर उनकी जानिब ही आ रहा था। इब्तदाई अलाइक सलाइक के बाद हैदर ने बोलना शुरू किया। शुक्रिया मीर मुमताज आलम साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए। अरे एसी साहब, मेरे गाँव में तरक्की हो रही है, भला मैं नहीं जाऊँगा ऐसी जगहों पर तो कौन जाएगा। जी, आपने ठीक कहा, आपका फर्ज बनता है हर ऐसी जगह पर जाना और उसकी बेहतरी पर नजर रखना। अब चलें, इफ्तिताही तकरीब को शुरू करते हैं, हैदर ने डिस्पेंसरी के दरवाजे की तरफ इशारा करते कहा तो मीर मुमताज सर हिलाकर आगे बढ़ गया और हैदर ने अपना सांस बहाल करते मीर मुमताज के कदम से कदम मिलाए थे। तुम अरहम को इग्नोर क्यों कर रही हो? नवीन का फोन था। वो सख्त लहजे में नमल से पूछ रही थी। मैं क्यों इग्नोर करूंगी भला? अरहम के नाम पर नमल के दिल की धड़कन तेज हुई थी, लेकिन उसने खुद पर काबू पाते हुए उल्टा सवाल किया था। किसे धोखा दे रही हो नमल, हम सबको या खुद को? नवीन उसकी दोस्त थी और वो अच्छे से नमल को जानती थी। अरहम मेरे लिए वैसा ही है जैसे तुम सब हो, उसमें धोखा देने वाली क्या बात है? अच्छा, तो फिर हमसे बात कर लेती हो, उससे क्यों नहीं करती? नवीन ने कड़कर पूछा। ठीक है, कर लूंगी, और कुछ? नमल ने जान छुड़ानी चाहिए। देखो नमल, तुम गलत कर रही हो, अपने साथ भी और अरहम के साथ भी, और तो और शवेज के साथ भी। नवीन ने उसे समझाना चाहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम हमारी दोस्ती को गलत रंग देने की कोशिश क्यों कर रही हो। अरहम और मैं एक दूसरे की इज्जत करते हैं और ना अरहम ने मुझसे ऐसा कुछ कहा जिससे मेरे दिल में उसकी इज्जत कम हो। तो बराए मेहरबानी तुम सब अपना दिमाग साफ कर लो। ना चाहते हुए भी नमल के लहजे में तलही उभरी थी और वो बिना नवीन की बात सुने फोन बंद कर चुकी थी। बेड पर गिरने के अंदाज में बैठकर नमल ने अपना सर थाम कर दर्द की उठने वाली ठेस को दबाना चाहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं। नमल की आंखें और लहजा नम था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। नमल बीबी, आपको बड़ी बीबी ने अपने कमरे में बुलाया है। मुलाजिमा उसे कुदसिया बेगम का बुलावा देकर जा चुकी थी। नमल खुद के जज्बात पर काबू पाती उठी और बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। चंद मिनट बाद वो कुदसिया बेगम के कमरे में थी जहाँ शावेज पहले से मौजूद था। बेशक तुम दोनों की शादी का फैसला हमारा है और ये तुम दोनों बचपन से जानते हो। अब हम चाहते हैं कि अपनी शादी की खरीदारी तुम दोनों साथ करो।
कुदसिया बेगम की बात पर नमल और शावेज ने चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा था। उन दोनों में दोस्ती या पसंदीदगी तो बहुत दूर, अच्छे कजन्स वाला रिश्ता भी नहीं था। नहीं दादी माँ, हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, वो दोनों यकसबान बोले थे। जी, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही होगा, शावेज ने संजीदा लहजे में कहा। फिर भी अगर तुम दोनों शादी के जोड़े के लिए एक साथ जाना चाहो तो जा सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा, कुदसिया बेगम ने गौर से नमल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था। नमल की लरजती पलकें और गुलाबी आंखें उन्हें कोई और सुना रही थीं जिसे वो सुनना नहीं चाहती थीं। नमल की हालत देखकर उन्हें कोई शिद्दत से याद आया था। तो इसका मतलब तुम दोनों की शादी का जोड़ा भी बड़े खरीद सकते हैं? कुदसिया बेगम ने तस्दीक चाही। जी, शादी के नाम पर नमल का दिल कर लाया था, लेकिन वो सर झुकाकर जी कह चुकी थी। ठीक है, कुदसिया बेगम ने एक गहरा सांस फिजा में खारिज किया। मैं जाऊं दादी माँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, शावेज ने अदब से पूछा था। हाँ ठीक है, जाओ तुम। कुदसिया बेगम की इजाज़त देने पर शावेज खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया था। नमल? उसके जाने के बाद नमल ने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए तो कुदसिया बेगम ने उसे पुकारा। जी दादी माँ। वो फौरन पलटी। सब ठीक है ना? वो अजीब से लहजे में पूछ रही थीं। जी सब ठीक है, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। इधर आओ मेरे पास, कुदसिया बेगम ने उसे बुलाया और अपने पास बेड पर बैठने का इशारा किया। नमल ने खामोशी से उनके हुक्म की पैरवी की थी। वो नजरें झुकाए कुदसिया बेगम के पास बैठी थी। कुदसिया बेगम ने उसके सर पर हाथ रखते हुए नमल की पेशानी पर बोसा दिया था। नमल तो उस इनायत पर हैरान रह गई थी। तुम मेरी सबसे अच्छी और मजबूत पोती हो। पोती नहीं बल्कि बेटी। कुदसिया बेगम उसकी हैरानी पर मुस्कुराई। नमल फौरन उनसे लिपट गई। उसे एक सहारे की जरूरत थी और कुदसिया बेगम का शफीक वजूद उसे ये सहारा फराहम कर रहा था। दिल तोड़ने की क्या सजा होती है दादी माँ? नमल ने उनके सीने पर सर टिकाए पूछा था। मैं इतना जानती हूँ, मेरी नमल कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकती और ना वो किसी को रुसवा कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है वो जो करेगी बेहतर करेगी। कुदसिया बेगम ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे हौसला दिया था और नमल एक गहरा सांस लेकर रह गई थी। हनावे की पिछली चंद रातें कांटों पर कटी थीं। आज सुबह भी वो उठी तो उसके सर में शदीद दर्द था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच था जो हिजर ने कहा। अगर वो सच था तो फिर अलीज़े के किसके साथ ताल्लुकात थे और उसने बताया क्यों नहीं? और अगर बात इतना आगे बढ़ चुकी थी तो उसने खुदकुशी क्यों की और उसे ये सब क्यों नहीं बताया? हनावे ने अपनी कनपट्टी को मसलते हुए सोचा था, लेकिन वो कोई सिरा नहीं पकड़ पाई थी। कुछ देर सोचने के बाद उसके जहन में बिलाखिर एक ख्याल आया था। यकीनन कोई ना कोई सुराग लाजमी होगा और वो उसे अलीज़े के घर उसके कमरे में मिल सकता था। आज वैसे भी एतवार था, कॉलेज की छुट्टी थी। वो अपनी चादर संभालती कमरे से बाहर निकल आई थी। उसका इरादा अलीज़े के घर जाने का था। हनावे, कहाँ जा रही हो? फारिया बेगम ने लॉन्च के दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा तो पूछा। अलीज़े के घर जा रही हूँ, हनावे ने संजीदा लहजे में जवाब दिया था। लेकिन क्यों? वो हैरान हुई। अभी तो वो उस सदमे से बाहर निकली थी और अब फिर वापस अलीज़े के घर जा रही थी। अम्मी, मेरी कुछ चीज़ें थी अलीज़े के पास, वही लेने जा रही हूँ। हनावे ने उन्हें टालना चाहा। लेकिन इतनी सुबह सुबह किसी के घर नहीं जाते। अम्मी, मैं किसी के घर नहीं, अलीज़े के घर जा रही हूँ, हनावे ने किसी पर जोर देते हुए कहा। लेकिन अब अलीज़े नहीं रही। फारिया बेगम के मुंह से भी साख्ता निकला था और हनावे के कदम साकित हुए थे। अंदर कुछ टूट सा गया था। उसके इस तरह रुकने पर फारिया बेगम को अपने गलत अल्फाज बोल जाने का एहसास हुआ था। मेरा मतलब, अकेले नहीं जाना चाहिए। फारिया बेगम ने सपटा कर बात बदलना चाही। अम्मी, मैं 7 साल की बच्ची नहीं हूँ, अकेले नहीं, ड्राइवर अंकल के साथ जाऊंगी। हनावे खुद पर काबू पाती सर्द से लहजे में कहती लॉन्च के दरवाजे से बाहर निकल गई थी। अंकल, अलीज़े के घर जाना है, उसने गाड़ी साफ करते ड्राइवर करीम से कहा था। उसने चौंक कर हनावे को देखा था। वो इतनी सुबह कैसे उठ गई थी? सब ठीक तो है ना बेटा? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। जी अंकल, सब ठीक है, आप गाड़ी निकालें, जल्दी जाना है, हनावे ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। और तभी गेट से अंदर दाखिल होते शावेज की नज़र हनावे पर पड़ी थी। वो जॉगिंग से वापस आया था और सुबह के 6 बजे हनावे को गाड़ी में बैठते देखकर उसे झटका लगा था। कहाँ जा रहे हो? शावेज ने सख्त लहजे में ड्राइवर से पूछा था। बेचारे करीम की शावेज की आवाज़ सुनकर सांस खुश्क हुए थे। वो जी, अलीज़े बीबी के घर जा रहे थे, हनावे बेटी को कोई काम था, बावर्ती करीम ने धड़कते दिल के साथ बताया था। पूरे राना हाउस में वो सबसे ज़्यादा शावेज से डरता था। ठीक है, तुम दूसरी गाड़ी साफ करो, मैं ले जाऊंगा, शावेज ने संजीदा लहजे में कहा तो करीम सर झुकाकर गिराज की जानिब बढ़ गया। जबकि शावेज, जो ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था, वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो सिर्फ जॉगिंग या वॉक पर जाते हुए ट्राउज़र शर्ट पहनता था, वरना वो कफ लगे शलवार कमीज पहनने का आदी था। शावेज को ड्राइविंग सीट पर बैठता देखकर एक पल को हनावे का सांस रुका था। उसे डर था कि शावेज अब उसे डांटेगा।
हनावे आगे आकर बैठो, शावेज ने हुक्म दिया था। जी। हनावे हैरान हुई। अलीजे के घर जाना है ना? जी। हनावे ने जोर जोर से सर को साथ में हिलाया। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं। उसके संजीदा लहजे पर तो हनावे बेहोश होते होते बची थी। वो खामोशी से पिछली सीट से बाहर निकलकर शावेज की साथ वाली सीट पर बैठ चुकी थी। शावेज ने बिना कुछ कहे गाड़ी को गेट की जानिब बढ़ा दिया। गार्ड ने फटाफट गेट खोला तो उनकी गाड़ी राना हाउस से बाहर निकल आई थी। किस तरफ है अलीजे का घर? शावेज सामने सड़क पर नजरें जमाए पूछ रहा था। हनावे ने अटकते हुए अलीजे के घर का पता बताया था। शावेज ने गाड़ी का रुख मतलूबा टाउन वाले रास्ते की तरफ मोड़ दिया था। इतनी सुबह सुबह अलीजे के घर, हैरियत तो है ना? वो पूरी तवज्जो से गाड़ी ड्राइव करते करते पूछ रहा था। जी शावेज भाई, मुझे कुछ चीजें लेनी थी जो अलीजे के पास थी, हनावे ने लहजे को हमवार बनाते कहा था। वो जानती थी हिजर की तरह शावेज को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। शावेज ने सर हिलाने पर इक्तफा किया था। वो जानता था हनावे पूरी पागल थी और आजकल तो उसका दिमाग वैसे ही ठिकाने पर नहीं था। इसलिए तो वो उसे ड्राइवर के साथ भेजने का रिस्क नहीं ले सकता था, बल्कि उसकी जगह राना हाउस की कोई भी लड़की होती तो भी वो ऐसा ही करता। बाकी सारा रास्ता खामोशी से कटा था। अलीजे के घर के गेट के सामने गाड़ी रोकी तो हनावे जल्दी से नीचे उतरी। जल्दी आ जाना, शावेज ने तलकीन की और हनावे जी अच्छा कहकर गेट की जानिब बढ़ गई। गार्ड ने हनावे को पहचान लिया था और बिना कुछ कहे गेट खोल दिया, जबकि शावेज गाड़ी में ही बैठे उसका इंतजार कर रहा था। उस घर से हनावे को भी बहुत सी यादें जुड़ी थी। वो जब भी अलीजे से मिलने आती तो वो दोनों मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करती थी। कभी माली बाबा को तंग करना, कभी गार्ड की बड़ी पिस्तौल लेकर सेल्फियां बनाना, उसे वो सब याद आ रहा था। लॉन से गुजरते हुए हनावे की आंखें खुद ब खुद भीग गई थी। अरे हनावे बेटा, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह, सब ठीक है ना? अलीजे की मामा जो मुलाजमा के सर पर खड़ी होकर लॉन्च की सफाई करवा रही थी, हनावे को देखकर हैरान हुई। उन्हें हफ्ते में एक ही दिन मिलता था जिसमें वो अपने घर पर ध्यान दे पाती थी। अलीजे की मौत के बाद उन्होंने माशराती और समाजी तकरीबात में जाना काफी कम कर दिया था। जी आंटी, मेरे कुछ नोट्स और चीजें थी अलीजे के पास, वही लेने आई हूँ, हनावे ने उनके गले लगते हुए बताया। ठीक है, अलीजे का कमरा वैसा का वैसा ही है, जाओ खुद ही ले लो, मैं तब तक नाश्ता लगवाती हूँ, नाश्ता करके जाना। अलीजे के नाम पर मिसेस अजमीर की आवाज़ रुंध गई थी और हनावे अपने आंसुओं पर काबू पाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। अलीजे का कमरा वैसा का वैसा ही था। अलीजे, हनावे ने एक सिसकारी सी ली थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे अलीजे हमेशा की तरह वॉशरूम या ड्रेसिंग रूम से निकलकर उसके सामने आ जाएगी और फिर खुशी से चिल्लाती उसके गले लग जाएगी। लेकिन जानने वाले कब लौट कर आते हैं भला। बेड के साइड टेबल पर उसकी और अलीजे की तस्वीर फोटो फ्रेम में सजी हुई थी। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे। तुमने अच्छा नहीं किया अलीजे, बहुत बुरा किया, एक बार मुझे सब बताया होता। उसने अलीजे की तस्वीर से शिकवा किया था और फिर उसे वापस रखती कमरे का जायजा लेने लगी। वो यहाँ कुछ ढूंढने आई थी और उसके पास वक्त कम था। बारी बारी उसने सारे दराज छान मारे थे। दिल तेजी से धड़क रहा था कि कहीं अलीजे की मामा ऊपर ना आ जाएं। अलमारी की तलाशी लेते हुए बिलाखिर उसकी नजर एक सया कवर वाली डायरी पर पड़ी थी। अलीजे की डायरी? हनावे को हैरत हुई थी। अलीजे ने कभी जिक्र नहीं किया था कि वो डायरी लिखती थी। उसने कपकपाते हाथों से डायरी को खोला। मेरी सया और नाकाम मोहब्बत के नाम बड़े बड़े लफ्जों में डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था। हनावे का दिल जोर से धड़का। उसे मतलूबा चीज़ मिल गई थी, यानी इस डायरी में हनावे को उस शख्स का सुराग मिल सकता था जिससे अलीजे मोहब्बत करती थी। हनावे ने आसपास नजर दौड़ाई तो स्टडी टेबल पर रखी किताबों में से एक किताब निकालते हुए डायरी को उसके अंदर रखा और फिर अलीजे के नोट्स वाली फाइल उठाकर किताब को उसमें डालकर वो धड़कते दिल के साथ फाइल समेत कमरे से बाहर निकल आई थी। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, हनावे ने नाश्ते की मेज पर नाश्ता लगाती मिसेस अजमीर से कहा था। अरे बेटा, नाश्ता तो करती जाओ। नहीं आंटी, फिर कभी आऊंगी, अभी शावेज भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं। हनावे ने माजरत की। ठीक है बेटा, आती रहना। अलीजे के जाने के बाद ये घर बहुत सुनसान हो गया है। उनकी बातों ने हनावे को फिर से अफसरदा कर दिया था। वो फाइल को किसी मता जहां की तरह थामे अजमीर हाउस से बाहर आई थी। मिल गई चीजें? उसके गाड़ी में बैठने पर शावेज ने पूछा था। जी, ये नोट्स थे, मिल गए, वो अपने धड़कते दिल पर काबू पाते हुए बोली। जाने क्यों उसे लग रहा था कि ये डायरी बहुत बड़ा राज खोलने वाली है। सारा रास्ता खामोशी की नजर हुआ था। जैसे ही वो लोग राना हाउस के गेट पर पहुंचे, दूसरी तरफ हिजर अपनी जीप लेकर घर से बाहर निकला था। उसने शावेज और हनावे को एक साथ देखा तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। ये दोनों एक साथ, और वो भी इतनी सुबह सुबह। हिजर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। जिस कदर शावेज हनावे से तंग था और उसकी हरकतों पर उसे डांटता था, और हनावे भी जितनी उससे खार खाती थी, आज वो दोनों एक साथ थे।
اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتا رانا ہاؤس کا گیٹ کھلا اور شاویز گاڑی اندر لے گیا۔ ہزر نے سر چٹک کر دماغ میں آنے والی سوچوں کو دور کیا اور اپنی جیپ کا رخ اپنی منزل کی جانب کر دیا۔ وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ شہر کے ایک مشہور ریسٹورنٹ کے مالک سے ایک کیس کے سلسلے میں اس کی ملاقات تھی۔ ہناوے کی رانا ہاؤس کے کسی لڑکے سے نہیں بنتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے سب سے دور رہی تھی، اور آج اسے شاویز کے ساتھ دیکھ کر ہزر کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کی ذہن میں کوئی غلط سوچ نہیں آئی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ دل محبت میں مبتلا ہو جائے، جو ابھی تک نہ ہو سکا ہو جائے، تجھ میں یہ عیب ہے یا خوبی ہے، جو تجھے دیکھ لے تیرا ہو جائے، خود کو ایسی جگہ چھپایا ہے کوئی ڈھونڈے تو لاپتہ ہو جائے۔ ہناوے نے اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد وہ فائل الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا دی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی وہ ڈائری اس سے چھین نہ لے جس میں علیزے نے اپنی محبت کا ذکر کیا تھا۔ آج مہندی کی رسم تھی اور کل شاویز اور نمل کا نکاح تھا، یعنی شادی، اور بہت سی تیاریاں باقی تھیں۔ اسے باقی سب کے ساتھ مل کر مہندی کی تیاریاں بھی کرنی تھی۔ تم شاویز کے ساتھ کہیں گئی تھی؟ اچانک ابھرنے والی آواز پر ہناوے اچھلی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو منال دروازے میں کھڑی تھی۔ تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا مجھے، ہناوے نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سوری، مجھے نہ کر کے آنا چاہیے تھا، منال شرمندہ سی کہہ رہی تھی۔ حد ہے بھائی، یہ تکلفات ہم میں کب سے پیدا ہو گئے؟ اس کی بات پر ہناوے نے اسے گورا۔ وقت کے ساتھ کافی کچھ بدل جاتا ہے، منال نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں شاویز بھائی کے ساتھ علیزے کے گھر گئی تھی، جا تو ڈرائیور کے ساتھ رہی تھی، پھر شاویز بھیا نے دیکھ لیا، شاید انہیں مجھ پر یقین نہیں تھا، اس لیے خود ساتھ لے کر گئے۔ خلوص۔ ایک پل کے لیے منال کو وہ پرانی والی ہناوے لگی، البتہ اس کی بات سن کر منال کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ جانے کیوں اپنے محبوب کو کسی اور کی سنگ دیکھ کر دل جلنے لگتا ہے، اور ایسا ہی حال منال کا تھا۔ ایک دن بعد وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہونے والا تھا، اور یہ خیال منال کو اندر سے آری کی طرح کاٹ رہا تھا۔ منال، کیا ہوا؟ اسے ساکت کھڑے دیکھ کر ہناوے نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں تمہیں بلانے آئی تھی کہ نیچے آ جاؤ، ناشتہ کرنے کے بعد مہندی کی کچھ تیاریاں کرنی ہیں، چچی تمہیں بلا رہی ہیں۔ منال اسے پیغام دیتی واپس پلٹ گئی تھی، اور ہناوے نے ایک گہرا سانس اندر کھینچا تھا۔ جب سے امن مری آیا تھا اسے سب اچھا لگ رہا تھا۔ ہناوے کا تعلق مری سے تھا، اس کی محبوبہ مری سے تعلق رکھتی تھی، اسے یہ خیال خوشی دیتا تھا۔ جب اس نے ہناوے کو ملنے کا کہا تھا اور اس نے سوچ کر بتاؤں گی کا جواب دیا تھا، تب سے وہ مری میں ہی تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے مری آ کر اس کے ہناوے کے درمیان کا فاصلہ مزید کم ہو گیا ہے، اب بس اسے ملاقات کا انتظار تھا۔ ہزر جیسے ہی ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا، اس کی پہلی نظر امن ملک پر پڑی تھی، جو ایک میز پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ ہزر امن ملک کو اچھے سے جانتا تھا، وہ اسے مری میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ عموماً اس کا بسیرا اسلام آباد میں ہوتا تھا، لیکن وہ اس وقت مری میں کیا کر رہا تھا؟ اتفاق تھا یا کچھ اور؟ امن کی نظر بھی دروازے کی جانب اٹھی اور اپنے ازلی دشمن ہزر حیات پر جا رکی۔ ہزر نے نظر انداز کرتا کاؤنٹر کی جانب بڑھنے لگا تھا جب امن ملک کی آواز گونجی۔ خیر ہے اسی صاحب، آج کل بڑے سرگرم نظر آ رہے ہو۔ امن نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آواز پر ہزر کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ ایک چوہا ڈر کے بل میں گھس گیا ہے، انتظار میں ہوں کب وہ بل سے باہر نکلے تو اسے پکڑوں۔ ہزر نے کاٹدار لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ کون سا کم تھا؟ چوہا نہیں، شیر کہیے، شیر، اور شیر اکیلا ہی جنگل میں گھومتا ہے، شکاری خود دوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ امن ملک کون سا پیچھے رہنے والا تھا؟ جس دن یہ شیر شکاری کے ہاتھ لگا نا، شکاری اسے جنگل میں نہیں بلکہ سڑکوں پر دوڑا دوڑا کر مارے گا۔ ابھی تک ایسا کوئی شکاری ہی نہیں پیدا ہوا جو شیر تک پہنچ سکے، اس کا شکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ امن ملک پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، شیر کی گردن تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ہزر حیات نے اسے کچھ یاد دلانا چاہا تھا، اس کی بات سن کر امن ملک کا کہکا بلند ہوا تھا۔ شاید آپ بھول گئے ہیں ایس پی صاحب، قانون میں اپنی جیب میں لیے گھومتا ہوں۔ امن کرسی سے اٹھ کر چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور پھر ہزر کے کان کے قریب جھک کر رازدانہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ ہزر کا خون کھول کر رہ گیا تھا، جبکہ امن سگریٹ کا کش لگاتا دھواں فضا میں اچھالتا آگے بڑھ گیا تھا۔ یاد رکھنا امن ملک، ایک دن تمہیں ایسی چیز سے شکست دوں گا نا کہ صدیوں تمہاری روح تڑپتی رہ جائے گی۔ تم سے وہ چیز چھینوں گا کہ تمہارا غرور، تمہارا سب کچھ خاک میں مل جائے گا، مٹی ہو جاؤ گے تم، مٹی۔ ہزر نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ یہ تو سچ تھا، وہ امن ملک کو بخشنے والا نہیں تھا، لیکن کیا امن ملک، ملک ارباز کا بیٹا، اس کے ہاتھ آنے والا تھا یا نہیں؟ اس کی بات سن کر امن ملک پلٹا اور اچنبے سے ہزر کو دیکھا۔ اسے ہزر کو جلانے میں مزہ آتا، اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ امن ملک کو پکڑ نہیں پایا تھا۔ امن ملک کو ہراؤ گے؟ امن نے کہکا لگایا تھا۔ دیکھتے ہیں۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ
अड़स्ता एक आंख दबा कर कहता रेस्टोरेंट से बाहर निकल चुका था, जबकि पीछे हिजर मुठ्ठियां बिंच कर रह गया था। रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लोगों ने हैरत से दोनों की गुफ्तगू सुनी थी और फिर अमन मलिक के जाने पर वापस अपने खाने की तरफ मतवज्जा हो चुके थे। तुम्हें तो मैं नहीं बख्शूंगा अमन मलिक, हिजर ज़ेरे रब बड़बड़ाया था। पूरे राना हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रात के अंधेरे में रोशनियों से जगमग करता राना हाउस देखने वालों पर अपना एक अलग तासर छोड़ रहा था। घर के सभी अफराद सजे संवरे लॉन्च में मौजूद थे। हनावे जब तैयार होकर नीचे आई तो रुखसार फुफ्फो ने उसकी ढेरों बलाएं ले डाली थी। रुखसार फुफ्फो का मलहाना अंदाज कभी कभी हनावे को शर्माने पर मजबूर कर देता था। वैसे लड़कियां जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जाना तो आखिर उन्हें फुफ्फो की घर ही होता है। रुखसार फुफ्फो ने जैसे ही हनावे की जान छोड़ी तो ज़ियान ने शरारती लहजे में कहते हुए भरपूर कहका लगाया था, तुम अपना मुंह बंद रखो, ऐसा ना हो तुम्हें भी फुफ्फो वाली लेनी पड़ जाए। हनावे ने उसे डपटा, हाय, जो हमें पसंद था उसे किसी और की किस्मत में लिख दिया गया, बच्चे पर जुल्म किया गया और तुमने हाल तक नहीं पूछा। वो उदास होने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। ज़ियान कभी संजीदा नहीं रह सकता था। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। हनावे उसे घूरती हादी आपी की तरफ बढ़ गई थी, जो अपने ससुरालियों समेत आई हुई थी। सादा पीले जोड़े में बिना मेकअप के नमल प्यारी लग रही थी। उदासी की लपेट में उसका सोगवार हुस्न खिलकर सामने आया था। हादी आपी ने मेकअप नहीं करने दिया था और नमल को ऐसी चीज़ों का कोई खास शौक भी नहीं था। वो कब से मिनाल का इंतजार कर रही थी, जो उसे 10 मिनट में आने का कहकर अभी तक वापस नहीं आई थी। मुझे खुद ही देखना होगा। नमल अपना भारी दुपट्टा संभालती, जो पिन लगाकर सेट किया गया था, अपने कमरे से निकलकर साथ वाले मिनाल के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर कमरे में अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर वो साकित रह गई। मिनाल जाए नमाज बिछाए इशा की नमाज अदा करने के बाद अब दुआ मांग रही थी, या अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, मैं नहीं देख सकती ये सब। मैं कैसे शावेज को नमल आपी का होते हुए देखूं, कैसे, किसे बताऊं, मैं उसे बहुत चाहती हूँ। वो हिचकियों से रो रो कर दुआ मांग रही थी और दरवाजे में खड़ी नमल लड़खड़ा गई थी। उसे अपने पैरों तले जमीन निकलती महसूस हुई थी। मिनाल और शावेज से मोहब्बत? नमल ने खुद को गिरने से बचाने के लिए दरवाजे का सहारा लिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? नमल का दिमाग मानने से इनकारी था, लेकिन सामने का मंजर सबूत पेश कर रहा था कि मिनाल शावेज से मोहब्बत करती थी, पागलों वाली मोहब्बत। नमल बिना कुछ कहे आहिस्तगी से दरवाजा बंद करके वापस अपने कमरे में लौट आई थी। वो परेशान सी संगार मेज के सामने रखी कुर्सी पर बैठी दिमाग साई साई कर रहा था। उसे मिनाल का यूं चुप चुप रहना और जीशान से बात तक न करना, उसे ये अब समझ आ रहा था। क्या करूं मैं अब? नमल को अपने सर में दर्द की ठेस उठती महसूस हुई थी। वो दोनों हाथों से थर को थाम कर बैठ गई थी। शावेज राना हाउस का सबसे शानदार शख्सियत का मालिक लड़का था। नमल का दिल क्यों उस पर नहीं आ सका, वो अब उसे समझ आ रहा था। कोई और था जो उसे अपनी दुआओं में मांग रहा था। क्यों शावेज उसे पसंद नहीं कर पाया था? शायद इसीलिए कि कोई उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। फिर वो नमल से कैसे मोहब्बत कर लेता? क्यों मोहब्बतों में और जज्बात की सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि महबूब मिले ना मिले, महबूब किसी और का हो ही नहीं पाता। नमल की आंखें कब नम हुई उसे पता ही नहीं चला। होश तब आया जब मिनाल दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। नमल ने फटाफट हाथ बढ़ाकर अपने आंसू साफ कर डाले। क्या रह गया आपी अब? मिनाल उसके पास आकर पूछ रही थी। नमल के हाथ खाली थे, उसकी चूड़ियां रहती थीं। चूड़ियां रह गई हैं बस, नमल ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला। वो गौर से मिनाल के चेहरे को देख रही थी, जो पंजों के बल बैठी उसे चूड़ियां पहना रही थी। उसकी आंखों पर हल्की सोजिश थी, वो रो कर आई थी, साफ पता चल रहा था। पलकों की लजराहट उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। वो कितनी प्यारी थी, नमल को आज एहसास हुआ था। और वो कितनी सब्र वाली थी और समझदार थी, इस बात का एहसास भी नमल को आज ही हुआ था। बड़ों के फैसले पर उसने खामोशी से गर्दन झुका दी थी, वरना नमल अच्छे से जानती थी कि हादी ने हनावे को कितना तंग किया हुआ था। नमल की उसको यूं टकटकी बांध कर देखने पर मिनाल चौंकी। ऐसे क्या देख रही हो? मिनाल ने नजरें उठाकर पूछा। मैं देख रही हूँ मेरी बहन इतनी प्यारी और समझदार कब से हो गई है। नमल की बात सुनकर मिनाल बेसाख्ता मुस्कुरा दी। प्यारे तो वो होते हैं जिनके नसीब अच्छे हों, जिनके नसीबों में हिजर की तपती धूप जेल ना लिखा हो, वो जुलस जाते हैं। हिजर उनकी सारी खूबसूरती खा जाता है। मिनाल ने बहुत गहरी बात की थी, अब की बार चौंकने की बारी नमल की थी। और मैं कोशिश करूंगी कि इस खूबसूरती को हिजर की तपती धूप ना झुलसा पाए और ये खूबसूरती हमेशा कायम रहे। नमल ने झुक कर मिनाल की पेशानी पर बोसा दिया था। उसका लहजा पुरस्रार था, मिनाल समझ नहीं पाई थी, लेकिन नमल के प्यार पर मुस्कुरा दी और उठकर उसे गले लगाया। अच्छा, अब ये लाड बाद में कर लेना, पहले तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी बहन की मेहंदी है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। नमल ने उसकी पुश्त को सहलाते हुए कहा था, तो मिनाल जल्दी से अलग हुई। मैं बस तैयार हो जाती हूँ, तुम फिक्र ना करो। मिनाल भी खुद पर काबू पा चुकी थी। वो नमल के बेड पर रखा अपना सूट उठाकर
ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गई थी और नमल बस उसे गहरी नजरों से देख कर रह गई थी। मुझसे ये सब नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, शवेज ने साफ इनकार किया था। हैदर बख्त, रहमान भाई और जियान ने उसके गिर्द घेरा डाला हुआ था। वो कर्फ लगे सफेद सूट में मलबूस था, जबकि जियान हाथ में एक पीले और सब्ज रंग का चमकीला कुर्ता थामे खड़ा था। उसका कहना था कि शवेज अपनी मेहंदी पर ये कुर्ता पहनता, लेकिन शवेज ने इनकार कर दिया था। उसे इस तरह के कपड़े पहनने का शौक नहीं था। उसके अंदर वडेरों का खून था और वही उसकी शख्सियत से झलकता था। उस पर वडेरों जैसा रौब जचता था, जबकि वो सब उसे एक कूल लड़का बनाने पर तुले थे। क्यों भाई, इसमें क्या बुराई है? बख्त ने कुर्ता थामते हुए पूछा। ये बहुत जचेगा तुम पर शवेज, यकीन करो, और ये ज्यादा ओवर भी नहीं है जिससे तुम अजीब लगोगे। हैदर ने भी अपना फरीजा सर अंजाम दिया। शवेज उनकी बातों से तंग आ गया था। यार, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता, फिर क्यों जिद कर रहे हो? शवेज ने कोफत से कहा। पहन ले भाई, नहीं तो शादी के बाद बेगम जीने नहीं देती कि मेहंदी पर वो ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रहमान भाई ने अपनी शादीशुदा होने का तजर्बा शेयर किया। उनकी बात सुनकर वो चारों बेसाख्ता मुस्कुरा दिए थे। देख लो, नमल रहमान भाई की बहन है, फिर भी वो तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं और तुम्हें समझा रहे हैं। उन्हें ज्यादा तजर्बा है, अब तो पहन लो। बख्त ने शवेज के कांधे पर हाथ रखते हुए उसे छेड़ा। बेशक नमल मेरी बहन है, फिर भी बेगम तो बेगम होती है, और नमल ने भी बेगम ही बनना है, और बेगम क्या चीज होती है वो तुम लोगों से ज्यादा बेहतर जानता हूँ, रहमान भाई ने बेचारगी से कहा था। उनकी बात पर शवेज के अलावा बाकी सबका कहकर उभरा था। शवेज हार मानते हुए जियान के हाथ से कुर्ता लेकर उसे पहनने चला गया था। यस, आज तो इस शवेज के बच्चे का रूप ही बदल देना है। उसके जाने के बाद जियान खुशी से उछला था। बस बस, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, अभी वो बाहर निकल आया और तुम्हारी बात सुन ली तो तुम्हारा सांस अटक जाना है। वक्त ने जियान के कंधे पर हाथ रखकर उसे याद दिलाया था कि वो शवेज था। आज बेशक उसकी मेहंदी की रस्म थी, लेकिन वो बदला थोड़ी था। खुश ना होने देना मुझे, जियान ने मुंह बसोरते हुए कहा, क्योंकि अक्सर उसकी किसी न किसी बात पर शवेज से क्लास लगती रहती थी। शवेज और नमल एक साथ बैठे बहुत अच्छे लग रहे थे। घर के बड़े बुजुर्ग सभी बहुत खुश थे, लेकिन ना तो नमल खुश थी और ना ही शवेज को उस सब में कोई दिलचस्पी मालूम हो रही थी। इस खूबसूरत से कुर्ते में उसकी शख्सियत और भी निखर आई थी। मिनाल उन दोनों से कुछ फासले पर बैठी थी। उसने कितनी ही बार चोर नजरों से शवेज को देखा था, जो आज भी सीधा दिल में उतर रहा था। जियान तस्वीरें बना रहा था, उसके कहने पर दोनों को जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता था। नमल अच्छे से जानती थी मिनाल के दिल पर क्या गुजर रही थी। वो खुद बुरी तरह से कश्मकश का शिकार थी। एक तरफ सबका उस पर मान था, उसकी बड़ों की नजर में जो इज्जत थी उसे उसकी परवाह थी, जबकि दूसरी जानिब मिनाल का दिल था। वो नाजुक सी लड़की आग से खेल रही थी और अकेले ही झुलस रही थी। मिनाल स्माइल। अचानक जियान की आवाज उभरी। मिनाल बुरी तरह चौंकी और उसने सर झुकाकर अपनी आंख का नम गोशा साफ किया। फ्लैशलाइट उस पर पड़ी और आंसू साफ करती मिनाल तस्वीर में कैद होकर रह गई। वो शवेज को देखने में इतनी मगन थी कि जियान उसके सर पर कब पहुंचा उसे पता ही नहीं चला। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? जियान हैरान हुआ। नहीं, बस ऐसे ही। मिनाल से बात नहीं बन पाई। जियान ने उसके नजरों के जाविये में स्टेज पर बैठे नमल और शवेज को देखा। अच्छा, नमल आपी को देखकर रो रही हो? खैर है यार, वो कौन सा दूर जा रही हैं, इसी घर में रहेंगी। जियान ने उसे तसल्ली देने वाले लहजे में कहा। हाँ जानती हूँ, वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। अच्छा सुनो, वो आफत कहाँ है? जियान ने लॉन में रखी कुर्सियों पर नजर दौड़ाते पूछा। उसे हनावे नजर नहीं आ रही थी। बाकी सभी मौजूद थे। हादी और समाब एक जानिब बैठी थी। बड़े बुजुर्गों का गिरोह एक जानिब था, लड़के सभी एक जानिब थे, लेकिन वो हनावे नजर नहीं आ रही थी। मैं देखती हूँ उसे, मिनाल ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। वो जियान से जान छुड़ाना चाहती थी। इतना अच्छा ड्रेस था, मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। हनावे बड़बड़ाती लॉन की तरफ बढ़ रही थी। उसके पहले कपड़ों पर अमन ने जूस गिरा दिया था। वो अब तब्दील करके वापस आई थी। तुम कहाँ थी हनावे, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मिनाल ने हनावे के पास जाकर कहा। हाँ वो मैं इधर ही थी, हनावे ने बेध्यानी से जवाब दिया, और जब सर उठाया तो सामने ही नजर हैदर और बख्त के दरमियान हिजर पर पड़ी थी, जो उसे ही देख रहा था। नजरें मिलने पर वो गड़बड़ाकर चेहरे का रुख मोड़ गया था। आज सब ही बेहतरीन लग रहे थे। कुछ देर बाद मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। शवेज उठकर चला गया था, जबकि घर की औरतें अब नमल के गिर्द घेरा डालें रस्म करने में मसरूफ थीं। ये रिश्वतखोर आजकल मुझे कुछ मशकूक लग रहा है, हिजर बख्त की किसी बात पर कहका लगाकर हंसा था। उसके इस तरह हंसने पर हनावे को हैरत हुई थी। दूसरों के सामने सड़ियल बनते हैं और आपस में देखो कैसे दांत फाड़ फाड़ कर हंसते हैं। हनावे को पता नहीं क्यों चिढ़ हो रही थी। हिजर, हैदर, बख्त, जियान, रहमान भाई और काशिफ भाई, हादी की बड़ी बहन
हादी आपी के शौहर सभी खुश गप्पों में मसरूफ थे। अलबत्ता शावेज खामोश था, कभी कभी मुस्कुरा देता था, वो भी जबरदस्ती। हिजर अच्छा लग रहा है ना? हनावे को अपने पीछे से आवाज सुनाई दी थी। उसने पलट कर देखा तो हादी चमकती आंखों से सबके जुर्मट में बैठे हिजर को ही देख रही थी। जी नहीं, वक्त सबसे अच्छा लग रहा है, हनावे ने जवाब दिया। वो तुम्हारा भाई है इसलिए कह रही हो, हादी हंस दी। और वो तुम्हारा होने वाला मंगेतर भी है, हनावे ने जैसे याद दिलाया। हादी की पेशानी पर लकीरें उभरी। कोई कितना ही शानदार क्यों ना हो, हमें अपनी मोहब्बत के सामने हेच ही लगता है। ऐसा कभी नहीं होगा, हादी ने चिढ़कर कहा। देखो हादी, वक्त भाई बहुत अच्छे हैं, उनका दिल मत तोड़ना, हनावे ने वक्त की तरफ देखते हुए कहा था, जो उसके लिए बहुत अहम था। और मेरा दिल, उसकी परवाह नहीं तुम्हें? हादी की आवाज रूंध गई थी। मुझे परवाह है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? हनावे ने बेबसी से पूछा। तुम सब कर सकती हो अगर चाहो तो, हादी ने पुरस्कार लहजे में कहा था। हनावे ने चौंक कर उसे देखा। रुखसार फुप्पो तुमसे बहुत प्यार करती है ना, तुम उन्हें एतमाद में ले सकती हो, हादी ने ढके छुपे लफ्जों में उसे बड़ा काम करने का कहा था। हनावे हैरत से हादी को देख रही थी, जो किसी सूरत हिजर से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आज उस दुश्मन जान की मेहंदी थी और अरहम उसकी आवाज सुनने को तड़प रहा था। अरहम, बेटा ये क्या हालत बना रखी है? वो कमरे में अंधेरा किए अपने ख्वाबों के टूटने का मातम कर रहा था जब मिसेस मलिक उसके कमरे में दाखिल हुई। मॉम, ये लोग वफा क्यों नहीं करते? वो किसी बच्चे की तरह पूछ रहा था। मिसेस मलिक उसके बेड पर बैठ चुकी थी और हमने उनकी गोद में सर रखते हुए पूछा। उसकी आंखें नम थीं। उसके जज्बात मिसेस मलिक से छुपे नहीं रह सकते थे। कुछ लोग मजबूर होते हैं बेटा, और जो मजबूर हुआ उसे मजीद मजबूर नहीं करते। नमल भी मजबूर है, तुम उसकी परेशानियों में इजाफा मत करना, वो तुम्हारा नसीब ही नहीं थी, मिसेस मलिक ने उसे समझाया। उनकी बात पर अरहम तड़प कर रह गया था। वो तो खुद उसे दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि वो अरहम मलिक था। अमन मलिक होता तो अब तक छीन लेता अपनी मोहब्बत को, लेकिन अरहम ने ये सब नहीं सीखा था। मैं उसे परेशान करने का सोच भी नहीं सकता। वो बेबसी से मुस्कुरा दिया। बस फिर सब्र करो, अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा। मिसेस मलिक ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए दिलासा दिया। सब्र ही नहीं हो रहा मामा, क्या करूं? हजार कोशिशों के बावजूद भी अरहम का गिला रुंध गया था। मिसेस मलिक की आंखें नम हुई। अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे और तुम्हें ढेरों खुशियां दे। अरहम की पेशानी चूमते हुए मिसेस मलिक ने दुआ दी थी। अरहम को अपने अंदर सुकून और तो महसूस हुआ था, वो जो पिछली कई रातों से सो नहीं पाया था। मां की आगोश में नींद की वादी में उतर गया। अगले दिन हर तरफ गहमा गहमी थी। राना हाउस के सभी अफराद बहुत पुरजोश थे। नमल के सर में शदीद दर्द था। वो सोच सोच कर पागल हो गई थी कि क्या करे। अभी वो इन्हीं सोचों में मगन थी कि उसके मोबाइल पर बेल हुई। नमल ने देखा तो अरहम का फोन था। नमल के चेहरे पर रंज उभरा। अल्लाह पाक, किस आजमाइश में डाल दिया है मुझे आपने, वो नम लहजे में अल्लाह से शिकवा कर रही थी। हम कभी बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं नमल, एक अच्छे दोस्त की हैसियत से ही सही आखिरी बार बात कर लो। उसके फोन न उठाने पर अरहम का मैसेज था। कैसी इल्तिजा थी उसके लफ्जों में। नमल का दिल डूब कर उभरा था। कुछ देर सोचने के बाद बिलाखिर उसने खुद ही अरहम का नंबर मिलाया, जो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। कैसी हो नमल? अरहम ने बेताब लहजे में पूछा था। एक बार तो नमल का दिल किया वो फूट फूट कर रो दे और अरहम को बताए कि वो ठीक नहीं है, वो किस मुश्किल में है वो बता दे। उसकी जान सूली पे अटकी थी, वो सब कहते, लेकिन वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। नमल, अरहम ने उसके जवाब न देने पर मोहब्बत से चूल लहजे में उसे पुकारा था। जी बोलें, आंसू साफ करते हुए नमल ने सख्त से लहजे में कहा। अरहम का उसे यूं पुकारना उसकी जान लेता था। क्यों कर रही हो ये सब? अरहम उसके लहजे को नजरअंदाज कर गया था। वो कैसे बताता कि वो किस आग में झुलस रहा है। उसकी रात दिन कांटों पर गुजर रहे हैं। आपने ये पूछने के लिए फोन किया है? नमल ने स्पार्ट लहजे में पूछा। वो नहीं चाहती थी कि वो अरहम के सामने कमजोर पड़े। नहीं, बल्कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आज नहीं कहा तो फिर सारी उम्र खुद को कोसता रहूंगा। नमल के दिल की धड़कन तेज हुई, जाने वो क्या कहने वाला था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नमल, बहुत चाहता हूँ तुम्हें। उसके इजहार पर नमल दग से रह गई। जज्बात को अल्फाज में बयान करना मुझे नहीं आता, और मुझे लगता था शायद तुम मेरे जज्बात समझती हो। मुझे लगता था हमारे रिश्ते को कोई अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता था हमारे रिश्ते में बस मोहब्बत ही मोहब्बत है, और मुझे लगता था कि तुम भी मुझे चाहती हो। नहीं, हरगिज नहीं, मैं नहीं चाहती तुम्हें। मैं शवेज से मोहब्बत करती हूँ और आज मेरी शादी होने वाली है। मुझे उम्मीद है आइंदा तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। नमल ने अरहम की बात काट कर कहा था। अरहम का दिल टूट कर किरची किरची हुआ था। नमल, मैं अरहम कुछ कहना चाहता था, लेकिन नमल फोन बंद कर चुकी थी। फोन बंद करने के बाद वो फूट फूट कर रो दी थी। अभी तो उसे एक बड़ा फैसला करना था। कुछ देर बाद वो ब्यूटिशियन आ गई थी। उसने नमल को तैयार करने का कहा तो नमल एकदम खड़ी हो गई। क्या हुआ? ब्यूटिशियन ने हैरानी से पूछा। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ।
वो संजीदा लहजे में कहती कमरे से बाहर निकल गई। अब उसका रुख नीचे शावेज के कमरे की तरफ था। वो उसे लॉन्च में ही शहनाज ताई के पास बैठा मिल गया था, जो उनकी नजर उतार रही थी। शावेज, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, नमल ने बराह रास्त शावेज से कहा था। शावेज समेत लॉन्च में बैठे सभी लोग चौंके थे। बोलो, शावेज ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी है। अब की बार लॉन्च में खामोशी छा गई थी। शावेज एक झटके से उठा और नमल की तरफ बढ़ा, जिसने ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। ये क्या पागलपन है नमल? शावेज को उसका यूं सबके सामने अकेले बुलाना मायूब लगा था। पहले ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन ले। मुझे कोई शौक नहीं है आपको बुलाने का, नमल ने सख्त लहजे में इसकी बात का जवाब दिया। बोलो, क्या बात करनी है? शावेज ठटका था। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, नमल ने गोया धमाका किया था। उसका दिल तक तक कर रहा था। वो जानती थी उसकी ये बात सुनकर राना हाउस में कयामत आ जाएगी, लेकिन वो अब शादी हरगिज नहीं कर सकती थी। ये क्या बकवास है नमल, तुम होश में हो? घनी मूंछों तले शावेज के लब बिंच गए। मैं ठीक कह रही हूँ, मैं किसी कीमत पर ये शादी नहीं कर सकती। मुझसे किसी किस्म की जबरदस्ती ना की जाए। शावेज को उसके लहजे से बगावत की बू आई थी। उसका दिल कर रहा था वो नमल का गला दबा दे। तुम्हारे दिमाग में जो फतूर भरा है ना, उसे निकाल दो। तुम अपनी बेवकूफी की वजह से खानदान की इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकती। शावेज दबी दबी आवाज में चिल्ला रहा था, जबकि नमल सर झुकाए खड़ी थी। उससे पहले कि नमल उसको कुछ कहती, अचानक शहनाज ताई की आवाज उभरी थी। देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। शहनाज ताई काटतार लहजे में कह रही थी। उनकी आवाज ऊंची थी। कुछ देर बाद पूरा घर ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गया था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ नमल? उस्मान साहब ने गुस्से से पूछा। जी बाबा, आपने ठीक सुना है, मैं ये शादी नहीं कर सकती, नमल ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया था। उस्मान साहब का हाथ उठा और नमल के गाल पर निशान छोड़ गया। नमल तक से रह गई थी। राना हाउस पर मौत जैसी खामोशी छा गई थी। उस्मान, तुम्हें किसने हक दिया था कि बच्ची पे हाथ उठाओ? कुदसिया बेगम कर्जी थी। नमल सर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। कार्ड बांटे जा चुके थे, मेहमान पहुंचने वाले थे, और वो निकाह के दिन जवाब दे रही थी। दादी माँ, नमल रोते हुए कुदसिया बेगम की जाने बढ़ी और फिर उनके गले लग गई। माना कि शादी का फैसला हम बड़ों ने सोच समझ कर किया था, उसका ये मतलब नहीं कि बच्चों के साथ जबरदस्ती की जाए। कुदसिया बेगम ने रोती हुई नमल को चुप करवाते हुए कहा। इज्जतदार लड़कियां बड़ों के फैसले रद्द नहीं करती। अरे, मेरी हादिया ने तो उफ तक नहीं किया था। जब उसकी शादी हुई तो खानदान से बाहर गई थी। शहनाज ताई ने तंज करना जरूरी समझा। अम्मी, चुप कर जाएं। पास खड़ी हादिया ने हाथ पकड़कर शहनाज ताई से चुप रहने की इल्तिजा की थी। उनकी बात सुनकर हसन साहब ने घूर कर अपनी बेगम को देखा, जो नमल से बिला वजह खार रखती थी। मामला संगीन था, सोच समझ कर नतीजा निकल सकता था। दादी माँ, आपने कहा था ना कि मेरी नमल कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, तो मेरा यकीन करें, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। नमल ने कुदसिया बेगम का हाथ दबाते हुए दिखाई दी थी। कुदसिया बेगम को नमल की आंखों और लहजे में सच्चाई की झलक नजर आई थी। यकीनन कोई बड़ी बात थी, तभी नमल ने यह फैसला लिया था। ठीक है, हमें सोचने का वक्त दिया जाए, हयाम राना ने हुक्म दिया था। सभी बच्चे ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए थे। मीनाल तो हैरानी से नमल को देख रही थी। ड्राइंग रूम में अब बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। शावेज का गुस्से से दिमाग फटने वाला हो गया था। उसे किसी सूरत अपनी इज्जत का तमाशा मंजूर नहीं था। वो बेचैनी से लॉन्च में टहल रहा था। कुछ देर उसे और नमल को अंदर तलब किया गया था। वो दोनों सर झुकाए अंदर चले गए थे। ये शादी किसी सूरत नहीं रुक सकती, क्योंकि कार्ड बढ़ चुके हैं। इससे हमारी बदनामी होगी, हयाम राना ने नमल और शावेज को देखते हुए कहा था। नमल का दिल टूट गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बात को यूं रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, अलबत्ता हम जबरदस्ती शादी के हक में नहीं हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि शावेद की शादी अब नमल से नहीं बल्कि मिनाल से होगी। कुदसिया बेगम ने गोया धमाका किया था। शावेज का सर चकरा कर रह गया था, जबकि नमल हैरत से दादी माँ की तरफ देख रही थी, जिनकी आंखें मुस्कुरा रही थी। ये कैसा मजाक है दादा अबू? शावेज गोया गरजा था। उसने पहली दफा बड़ों के सामने इस लहजे में बात की थी। मिनाल से शादी? वो बच्ची है अभी और मुझसे बहुत छोटी है। तो बरखुरदार, हम कौन सा रुखसती कर रहे हैं? आज बस निकाह होगा, रुखसती मिनाल की पढ़ाई मुकम्मल होने पर होगी। हयाम राना ने अपना फैसला सुनाया। शावेज दिल मिलाकर रह गया था। तुम्हें कोई एतराज है? लेकिन सोच लो, इज्जत का सवाल है। कुदसिया बेगम ने शावेज से कहा। नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं बड़ों के फैसले के खिलाफ जा सकूं। शावेज ने जाल बुनकर जवाब दिया। नमल के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। वो जो चाहती थी वही होने जा रहा था। शहनाज ताई भी खामोश थी। उन्हें नमल कबूल नहीं थी, अलबत्ता मिनाल कम गो थी। वो जो कह लेती, मिनाल कोई मसला नहीं करने वाली थी, इसलिए उन्हें मिनाल कबूल थी। तुम जाओ नमल और मिनाल को भेजो, कुदसिया बेगम ने कहा तो नमल अपनी खुशी पर काबू पाती बाहर की जानिब भागी। जाओ, तुम्हें अंदर बुलाया गया है, नमल ने मिनाल से कहा। लेकिन क्यों? वो हैरान हुई। जाओ तो सही। नमल ने उसे बाजू से पकड़कर अंदर की जानिब ढकेला। वो लरजते कदमों से अंदर दाखिल हुई। आप लोगों ने बुलाया मुझे? मिनाल ने डर डर कर पूछा।
बेटा हम तुम्हारा निकाह शवेज से कर रहे हैं, वो भी आज ही। तुम्हें कोई मसला तो नहीं? कुत्सिया बेगम ने उसे अपने पास सोफे पर बिठाते हुए पूछा। जी। मिनाल के लिए ये खबर किसी दिमाग से कम नहीं थी। वो हैरत से आंखें फाड़े कुत्सिया बेगम को देख रही थी। बोलो बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? इस बार हसन साहब ने पूछा था। वो नहीं चाहते थे उनका शहजादों जैसा बेटा किसी अनचाहे रिश्ते में बांधा जाए और उम्र भर खुश ना रहे। शहीना फूफो ने बेचैनी से पहलू बदला था। उन्होंने मिनाल को अपनी जीशान के लिए मांगा था, जो काम की वजह से शादी में नहीं आ सका था, और अब मिनाल का निकाह शवेज से किया जा रहा था। शहीना फूफो को दुख हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। नहीं, आप लोगों के फैसले पर मुझे कोई एतराज नहीं, मिनाल ने सर झुकाकर जवाब दिया था। लेकिन सच तो ये था कि दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। शाबाश, जीती रहो मेरी बच्ची। कुत्सिया बेगम ने उसे खुद के साथ लगाया। शवेज अपनी पेशानी मसलदा कमरे से बाहर गया था, जबकि मिनाल हैरान और परेशान बैठी थी। ये तो मुआवजा ही हो गया था। वो दुआएं मांग मांग कर थक गई थी। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था शवेज को उसका बना दिया जाएगा। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। गोल्डन और मेहरून रंग के लहंगे में मिनाल दुल्हन बनी गजब ढा रही थी। उसके दिल की खुशी नूर बनकर चेहरे से फूट रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। नमल ने उसकी ढेरों बलाएं ले डाली थी। मिनाल का शर्म से बुरा हाल हो रहा था। उसके वहम गुमान में भी शादी का इरादा तक नहीं था, और कहाँ अब उसे शावेज का बनाया जा रहा था। तुम खुश हो ना मिनाल? नमल ने उसे खामोश देखकर पूछा। जी। वो चेहरा झुका गई। आज उसे जो भी दिख रहा था हैरान हो रहा था। वो किसी और दुनिया से आई परी मालूम हो रही थी। मारिया बेगम ने मिनाल का सदका दिया। वो भी हैरान थी कि कहाँ नमल की शादी होनी थी और अब मिनाल का निकाह हो रहा था। कुछ देर बाद निकाह हुआ था। मिनाल ने धड़कते दिल के साथ निकाह नामे पर साइन किए थे। वो अब मिसेज शावेज राना थी। अपने आप मोतबर लगने लगा था। पता नहीं ये मोहब्बत पाने की खुशी थी या शावेज से जुड़ने की। आज मिनाल को सब अच्छा लग रहा था। उसका दिल कर रहा था जोर जोर से हंसे, गुनगुनाए, अपनी खुशी का इजहार करे, लेकिन फितरी शर्म अड़े आ रही थी और वो खामोश बैठी रही। कुछ देर बाद जब उसे शावेज के साथ बिठाया गया तो वो एक पल के लिए शावेज भी उसे दुल्हन के रूप में देखकर हैरान रह गया था। लेकिन दूसरे ही पल उसके जहन में आने वाले ख्याल ने उसके चेहरे पर सख्ती फैला दी। उसे महसूस हो रहा था मिनाल के सर पर उसे थोपा गया है। जाहिर है जब बड़ी बहन नापसंद करती थी तो छोटी पसंद करने से रही। शावेज शेरवानी पहने हुए था। वो दोनों एक दूसरे के संग बैठे इतने मुकम्मल लग रहे थे कि लोग बार बार उन्हें ही देख रहे थे। इसे कहते हैं दुल्हन बदलाई। जियान ने मिनाल के करीब आकर सरगोशी की थी। क्या मतलब? मिनाल चौंकी। कल तुम दूर बैठकर नमल अपी और शावेज भाई को देख रही थी, और आज तुम खुद दुल्हन के रूप में शावेज भाई के साथ बैठी हो। दुल्हन बदली गई, इसलिए दुल्हन बदलाई कहा। जियान की बात सुनकर मिनाल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। उसने अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया था। दिल तो नमल का कर ला रहा था। सुबह उसने कैसे अरहम का दिल तोड़ा था, लेकिन वो मुतमय्यन थी। उसने जो किया था वो ठीक था। बड़ों के फैसले के मुताबिक हनावे और हिजर की मंगनी भी आज ही थी। स्टेज पर मिनाल और शावेज के पास दो लोगों के बैठने की जगह और थी। फारिया बेगम हनावे का हाथ पकड़कर लाई थी और फिर उसे स्टेज पर बिठा दिया। हनावे का ये सब देखकर ही पहले ही दिमाग चकराया हुआ था। वो एक तरह से दिमागी तौर पर गैर हाजिर थी। उसे होश तब आया जब रुखसार पप्पू ने महमली डिब्बी हिजर को पकड़ाई और उसने अंगूठी पहनाने के लिए हनावे का हाथ मांगा। हनावे ने चौंक कर हिजर को देखा, जिसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। हनावे उसके तासरात से उसकी खुश और नाखुश होने का अंदाजा नहीं लगा सकी। हाथ आगे बढ़ाओ, सब देख रहे हैं, हिजर ने सख्त लहजे में कहा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, हनावे ने हाथ आगे बढ़ाते हुए गुस्से से कहा था। हिजर का दिल किया वो अपना सर पीट ले। मुंह बंद करके बैठो, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी पसंदीदा अंगूठी तुम्हें पहनाने का, बल्कि जिससे दूसरी शादी करूंगा उसे ये पहनाऊंगा। तुम कुछ देर बाद मुझे वापस कर देना। वो धीमे लहजे में कहता हनावे को सुलगा गया था। रिश्वतखोर, हनावे गुस्से से बड़बड़ाई थी। आप दोनों बातें बाद में कर लेना, आप लोगों को वक्त दिया जाएगा। अभी मुस्कुरा कर इधर देखिए, तस्वीर बनानी है मुझे। जियान छेड़ने से बाज नहीं आया था। उसकी बात सुनकर हिजर सटपटा गया था। जब हनावे डीठ, उस पर कोई असर नहीं हुआ था। जहां शावेज और मिनाल एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे थे, वहीं हनावे को हिजर को देखकर एक दूसरे के लिए बनने वाला जुमला जहन में आता था। रुखसार फूफो बहुत खुश थी, सभी खुश थे, बस एक हादी कुछ फासले पर खड़ी हिजर और हनावे को देखकर दिल मिला रही थी। इतने गौर से मत देखो, बहुत जल्द हम वहां मौजूद होंगे। किसी ने हादी के कान के करीब सरगोशी की थी। वो उछली और चौंक कर अपने दाएं जानिब देखा तो बख्त उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। हादी की तेवरी चढ़ी। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ वहां बैठने का, हादी ने सर्द से लहजे में जवाब दिया। क्या मतलब? बख्त जो उस पर झुका हुआ था चौंक कर सीधा हुआ। मतलब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं और ना मुझे तुम पसंद हो।
वो बेहिस बनी उसका दिल के टुकड़े कर रही थी। वक्त साकित रह गया था। उससे पहले वो कुछ कहता हादी पैर पटकती वहां से नॉकआउट कर गई थी और वक्त परेशान खड़ा था कि उसने ये क्यों नहीं सोचा कि हादी उसे नापसंद भी कर सकती है। वो राना हाउस का सबसे खुश मिजाज लड़का था, मोहब्बतों का बासी, इश्तों का अमीन। उसने तो जब से रिश्ता तय हुआ था अब तक हादी से बात नहीं की थी और अब वो उसकी सारे ख्वाब तोड़कर चली गई थी। वक्त ने उसे दूर तक जाते देखा था। उसकी खामोश मोहब्बत का ये सिला दिया गया था। तलातम सांस का सीने में है टूटा हुआ कल से, वो मुझको भूल बैठा है, मेरा वजदान कहता है। मुलाकातें नहीं मुमकिन, तलक भी मुहाल अब तो, तेरे लहजे की चाहत का छुपा फकदां कहता है। तेरी आंखों से ये कैदी गिरेगा अश्क की मानिद, यहाँ से भाग जाओ मुझे जिंदां कहता है। मोहब्बत खेल ऐसा है जहाँ सब हार के जीते, ये बाजी हम ही हारेंगे ये हर मैदान कहता है। यूं तोड़ो राबते मुझसे या चाहे रास्ते बदलो, बुला फिर भी न पाओगे मेरा इम्कान कहता है। किसी बेबस की आहों का समुंदर लेके डूबेगा, हसारा तुम ही पाओगे सुनो मीज़ान कहता है। वक्त ने हादी को दूर तक जाते देखा था। उसकी आंखें जलने लगी थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हादी का रवैया उसके साथ ऐसा होगा। वक्त ने एक बोझल सांस फिजा में खारिज किया और खामोशी से अंदर की जाने बढ़ गया। उसे सुबह वापस जाना था और अब यहाँ ठहरना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो जबड़े पिंचे सब से नजर बचाता अपने कमरे की जाने बढ़ गया था ताकि अपनी पैकिंग कर सके। रात की 1 बजे मिनाल को वापस उसके कमरे में भेज दिया गया था। उसका और शावेज का निकाह हुआ था। रुखसती मिनाल की पढ़ाई मुकम्मल होने पर रखी गई थी। वो आईने के सामने खड़ी अपने सजे संवरे रूप को देख रही थी। चेहरे पर शर्मगीन मुस्कुराहट फैली थी। उसके लिए इतना ही काफी था कि उसे शावेज का बना दिया गया है। उसे अपने नसीब पर हैरत हो रही थी। उसे ये सब एक ख्वाब की मानत लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और नमल कमरे में दाखिल हुई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती मिनाल के करीब आई थी। खुश हो तुम? उसने धीरे से मिनाल के कान में सरगोशी की जो जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। नमल की आवाज पर वो बुरी तरह चौंकी। जी 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 आपी। मिनाल चिंप गई थी। हमेशा खुश रहो। नमल ने उसे गले लगाया। उसके अंदर सुकून उतर गया था। मिनाल खुश थी, उसके लिए इतना ही काफी था। उसने जो किया था उस पर नमल को जरा भी पछतावा नहीं था। कुछ देर नमल मिनाल के कमरे में रही और फिर उसे सोने का कहकर वापस चली गई थी, जबकि मिनाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब वो शवेज के सपने देख सकती थी, खुली और बंद दोनों आंखों से। उसे अब हक हासिल था और ये हक मिनाल को मसरूर किए जा रहा था। मेरी स्याह और नाकाम मोहब्बत के नाम। हनावे अलीजे की डायरी अपने सामने रखे बैठी थी। वो उसे पढ़ना भी चाहती थी और पढ़ने की हिम्मत भी नहीं थी। राना हाउस में एक गहरी खामोशी छाई थी। सब थक हार कर सो चुके थे, जबकि वो सोना नहीं चाहती थी। कुछ था जो उसे जागने पर मजबूर कर रहा था। शायद वो डायरी। लोग कितने खुशनसीब होते हैं कि मोहब्बत उनके दिल का रास्ता ढूंढ लेती है, और एक मैं हूँ। मोहब्बत ने किसी स्याह और खौफनाक आंधी की मानिद मेरे दिल पर कब्जा किया था। वो ऐसा ही था, खुश रंग बहारों जैसा। उसके रंगों में मैं अलीज़े अजमेर खो गई थी। वो नरम हवाओं जैसा था जिसके संग मैं टूटते पत्तों की तरह उड़ती चली गई थी। वो एक सहर था और उसके सहर ने मुझे मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में कर लिया था। लेकिन अब पता चला वो खुश रंग नहीं बल्कि खून रंग बहारें थीं। वो नरम हवाएं नहीं बल्कि एक तूफान था जिसने मेरे दिल का चमन उजाड़ दिया। वो सहर नहीं था बल्कि एक काला खौफनाक जादू था जिसने मेरी जिंदगी में स्याही भर दी। अब मैं न जी पा रही हूँ और न मर सकती हूँ। अमन मलिक, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हनावे गौर से अलीजे की डायरी पढ़ रही थी। अमन मलिक के नाम पर वो चौंकी। वो ये नाम पहले भी सुन चुकी थी, लेकिन कहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था। हनावे ने कुछ देर सोचा और फिर सर झटक कर दोबारा डायरी की तरफ मतवज्जा हुई। कसूर उसका भी नहीं है, कसूर तो मेरा है। कसूर तो बस हम लड़कियों का ही होता है जो अपनी अंधी मोहब्बत में हर हद पार कर जाती हैं। और जब अंधी मोहब्बत की पट्टी आंखों से उतरती है तो जिस सरसब्ज बाग में हम होती हैं वो भयानक जहन्नम का रूप इख्तियार कर लेता है और फिर हमेशा इस जहन्नम में जलना हमारा नसीब बन जाता है। कितनी मोहब्बत की थी मैंने तुमसे अमन मलिक, काश तुम समझ पाते। तुम नहीं जानते, तुमसे की गई मोहब्बत अब मुझे जहन्नम की आग की मानद जला रही है। मैं जल रही हूँ, खाकस्तर हो रही हूँ। मैं किसी से कह नहीं सकती, मुझे खुद से घिन आती है। मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मेरे साथ जुड़ा ये नाजुक सा वजूद मुझे मरने नहीं देता। अमन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मुझे इस वक्त तुम्हारी कितनी जरूरत थी। ये पल जो जहरीले सांपों की तरह मुझे डस रहे हैं, ये तुम्हारे संग बहुत खूबसूरत होते, लेकिन अब ये जहर कतरा कतरा मेरी रंगों में उतर रहा है। डायरी के वर्क वर्क पर अलीजे के दर्द की दास्तां बिखरी पड़ी थी।
1000 کوششوں کے باوجود بھی ہناوے اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ علیزے نے ڈائری میں سب لکھا تھا۔ امن اسے سوشل میڈیا پر ملا تھا، دونوں میں دوستی ہوئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی، اور پھر تب تک یہ محبت قائم رہی جب تک امن کا علیزے سے دل نہیں بھر گیا۔ اس کے بعد امن نے اسے استعمال شدہ ٹشو کی طرح دور پھینک دیا تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتی، لیکن میں جینے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے سب کچھ خاک میں ملا دیا اور میری محبت نے مجھے راکھ بنا کر اڑا دیا۔ اپنے خاندان کے نام پر کالک ملنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، اور میری موت کا ذمہ دار وہ ایک شخص، بس وہ ایک شخص جس نے محبت کے نام پر دھوکہ دیا۔ خدا اس سے میرے ہر درد کا بدلہ لے اور مجھے معاف کر دے، آمین۔ یہ الفاظ علیزے نے اپنے مرنے سے کچھ دیر پہلے لکھے تھے۔ اس نے امن کی بہت منتیں کی تھی، ساری کوششیں کر لی تھیں، لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ وہ زندہ رہتی، لیکن امن کے الفاظ نے میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اسے مکمل طور پر توڑ ڈالا تھا، اور تب ہی اس نے مرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے فیصلے کو منطقی انجام تک بھی پہنچا دیا۔ یہ الفاظ پڑھ کر ہناوے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے عشق و محبت کا کچھ علم نہیں تھا، لیکن جتنا بھیانک روپ اس نے محبت کا دیکھا تھا، اس نے ہناوے کو پوری طرح ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ اس ایک لفظ محبت سے اسے شدید قسم کی نفرت ہو رہی تھی۔ ڈائری کے اگلے صفحات خالی اور صاف تھے۔ ڈائری کے آخر پر امن ملک کا فون نمبر لکھا تھا اور اس کی ایک خوبصورت سی تصویر موجود تھی۔ بلا شبہ وہ ایک وجیہ آدمی تھا، لیکن ہناوے کو اسے دیکھ کر نفرت کا احساس ہوا تھا۔ یہ شخص تھا اس کی علیزے کی موت کا ذمہ دار۔ ہناوے کا دماغ اس وقت پوری طرح سے گما ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور امن ملک کا نمبر ملایا۔ وہ علیزے کے دکھ اور جذبات میں اس قدر بہہ چکی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، ہمار آلود آواز ابری تھی۔ امن ملک؟ ہناوے نے جلتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اس کے لہجے میں تلخی واضح تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اس وقت وہ امن ملک کو جلا کر خاکستر کرنا چاہتی تھی۔ جی، آپ کون؟ وہ شاید نیند میں تھا۔ لڑکی کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ ہناوے رانا، مجھے آپ سے کل ملنا ہے، بتا دیں کہاں مل سکتے ہیں؟ ہناوے نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ دوسری جانب گویا دھماکہ ہوا تھا۔ امن تو ساکت رہ گیا تھا۔ ہناوے رانا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کیا واقعی اسے ہناوے نے فون کیا تھا؟ وہ حیران تھا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا تھا۔ یہ وہ نمبر نہیں تھا جس سے وہ ہناوے سے بات کرتا تھا، اور آواز بھی بدلی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن جس طرح سے وہ بات کر رہی تھی صاف ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ اسے جانتی تھی، اور یہ سچ تھا، وہ اسے جان ہی تو گئی تھی۔ علیزے نے کتنی تفصیل سے اسے لکھا تھا، اس کے پسندیدہ رنگ سے لے کر اسے کھانے میں اور پہننے میں کیا پسند تھا، وہ سب علیزے کی زبانی جان گئی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں مسٹر ملک، کہاں مل سکتے ہیں آپ مجھے؟ ہناوے نے زہر خند لہجے میں پوچھا تھا۔ امن ملک چونک کر سیدھا ہوا۔ وہ اس قدر پرجوش تھا کہ اس کے لہجے میں چھپی نفرت کو محسوس ہی نہیں کر پایا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ہناوے خود اس سے ملنا چاہتی تھی۔ خود پر قابو پاتے ہوئے امن نے اسے ایک ریسٹورنٹ کا پتہ بتایا۔ کل صبح 8 بجے میں آپ کو وہیں ملوں گی، وہ سرد لہجے میں کہتی فون بند کر چکی تھی۔ پھر 1000 بار امن کے ملانے پر بھی نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، کچھ غلط تھا، وہ جان گیا تھا، لیکن کیا غلط تھا اور کیا غلط ہو رہا تھا، یہ کل ہناوے سے مل کر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ امن نے وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ اب اسے نیند نہیں آنے والی تھی، اور دوسری طرف ہناوے اپنے اندر جلتی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو امن ملک کی تصویر دیکھ کر مزید بھڑک جاتی تھی۔ ہناوے نے غصے سے اس تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کمرے میں رکھی ڈسٹ بن میں پھینکے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن اس کا دماغ ابھی تک علیزے اور امن ملک میں الجھا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک طوفان کو دعوت دے چکی تھی۔ جذبات میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہناوے کو ابھی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ آگے سننے کے لیے سبسکرائب کریں فکشن کی محفل۔